तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेमेस्टर में, जहाँ पे आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं वो सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है और साथ ही आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही आसान और सरल शब्दों में करवाई जाती है। तो जैसा कि आज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सेमेस्टर 6 के मतलब कि रिव्यू सेमेस्टर 6 जिनका सेशन 2022-26 है उनके लिए माइनर पेपर 2C के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो सब्जेक्ट देख पा रहे होंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड रीजनल टूरिज्म। ठीक है, तो इसके ऊपर एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो, बहुत कम यूज गया है उस पर, तो जल्दी से जाकर के वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका करवाया गया है हॉस्पिटैलिटी के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इससे पहले आप वो वीडियो अगर नहीं देखे तो ये इसमें से कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको देखने से पहले आप पहले वो वीडियो देख लीजिए जिससे सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ आए, और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, उसमें मैंने हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन के बारे में अच्छे से बताया है, तो वो समझेंगे तो पूरा आपका सब्जेक्ट ही क्लियर हो जाएगा, ऑलमोस्ट समझ सकते हैं, ऑलमोस्ट आपका सब्जेक्ट ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए, और अगर आप चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके और सभी अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर सके। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो रिव्यू सेमेस्टर 6 के माइनर पेपर 2C के ऊपर रहेगा, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड रीजनल टूरिज्म के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपसे प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ये सेम प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, या तो थोड़ा बहुत घुमा दिया जाता है या कुछ और भी पूछ लिया जाता है। मेनली हम लोग क्या करते हैं कि सिलेबस देखते हैं, पिछले ईयर्स का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, PYQ जिसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हम लोग वो देख करके और अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये पूछा जाएगा। अब एग्जैक्ट हम लोग वहाँ पे उसके एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि यही आएगा, लेकिन फिर भी अंदाजे से हम लोग बता सकते हैं प्रीवियस ईयर देख करके और साथ ही सिलेबस को देख करके कि ये पूछा जाएगा। तो इस बार का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इसमें लेकर के आए हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे अब डिस्कशन करेंगे प्रश्न का। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न इस एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका क्या है, तो भारत और विश्व स्तर पर हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं और घटकों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि भारत और विश्व स्तर पर हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं और उसके घटनों का विश्लेषण करना। दूसरा है कि भारत में 4 धाम यात्रा का ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भारत के मध्य एवं पश्चिमी भागों में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों का पर्यटन में महत्व स्पष्ट कीजिए। तो ये तीनों प्रश्न हैं और 2 प्रश्न हम उस वीडियो में करवा दिए, तो वो वीडियो भी जाकर के देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बार बार इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो चौथा प्रश्न के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या है कि कोविड-19 महामारी के दौरान पर्यटन क्षेत्र को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसके दीर्घकालिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। और नेक्स्ट हम लोग बात करें तो झारखंड राज्य की परिवहन नीति का मूल्यांकन कीजिए एवं इसके प्रभावों को पर्यटन क्षेत्र के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक, आज का हमारा मुख्य प्रश्न इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न का आंसर भी लाए हैं जिसको शॉर्ट में बताएंगे, आप थोड़ा उसको डिटेल्स में लिख लीजिएगा। बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा शॉर्ट बताए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप लोग देखते नहीं है वीडियो को। आज हम लोग इस वीडियो में 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को भी कवर अप करेंगे, और बाकी प्रश्न के लिए भी वीडियो आएगा, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल खोए ना और आप आसानी से सारे वीडियोस को देख करके अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सके। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में एक प्रश्न का डिस्कशन करेंगे जो क्या है कि भारत के मध्य एवं पश्चिमी भागों में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों का पर्यटन में महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में वही डिस्कशन करने वाले हैं इस प्रश्न को कि भारत के मध्य एवं पश्चिमी भागों में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों का पर्यटन में महत्व स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। तो आंसर लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से। भारत विविध भौगोलिक और प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध देश है। यहाँ के वन्य जीव, पर्वत, नदियां, झीलें और जैव विविधता न केवल पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यटन के विकास में भी अत्यंत योगदान देते हैं। तो देखिए, भारत के बारे में अगर हम लोग बात करें, अपने देश के बारे में बात करें, तो हमारा देश वन्य जीव, पर्वत, नदियां, झीलें और अनेक प्रकार के जैव विविधताओं वाला देश है। और ये केवल पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, केवल पर्यावरण की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यहाँ पे पर्यटन के विकास में भी ये अत्यंत योगदान निभाता है। ठीक है, यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। चलिए आगे लिखेंगे कि विशेषकर भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान देशी और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, वनस्पतियों की विविधता और दुर्लभ जंतुओं की उपस्थिति पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक मूल्यवान है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर जो भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में जो वन्य अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, तो नेशनल पार्क हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सभी देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं ताकि वहां पे आके लोग घूमे, और इससे क्या होता है कि आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। आगे लिखेंगे कि मध्य भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य भारत में कौन कौन सी, अगर हम लोग मध्य भारत का बात करें तो भारत के बीच का हिस्सा। ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे क्या कि भारत के मध्य भाग में मुख्यतः
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं, जो भारत का हरित हृदय, हार्ट ऑफ इंडिया कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखिए, मेनली हम लोग बात किस इलाके का कर रहे हैं, तो मध्य भारत का। ठीक है, जहाँ पे मेनली देखा जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और इसी को भारत का हरित हृदय कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे तो सबसे पहला क्या है, तो हम लोग पहला बात करेंगे तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कान्हा नहीं, ये कूनो लिखना आपको। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है। आप लोग के लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाना है तो इसकी टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ पे आपको कूनो राष्ट्रीय उद्यान लिखना है। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो आगे इसमें लिखेंगे क्या कि यह भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यहाँ बारहसिंगा, बाघ, तेंदुआ, गौर, भालू, हिरन आदि की बड़ी संख्या पाई जाती है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में शामिल है। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है, मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पे बारहसिंगा, बाघ, तेंदुआ, भालू, गौर, हिरन ये सभी मुख्यतः पाए जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से शामिल है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में लिखेंगे कि यहाँ बाघों की सर्वाधिक घनत्व के कारण यह विदेशी पर्यटकों के लिए भी बड़ा आकर्षण है। यह उद्यान बाघ दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। तो दूसरा जो हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये इसमें बाघों की संख्या बहुत ज्यादा है और यही यहाँ की सबसे बड़ी आकर्षण बिंदु बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें लिखेंगे क्या कि नागपुर और सिवानी जिले में फैले यह उद्यान रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध बुक द जंगल बुक का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पेंच राष्ट्रीय उद्यान का, नागपुर और सिवानी जिले में फैला हुआ है और साथ ही यह उद्यान जो है वो रुडयार्ड किपलिंग ने एक बुक लिखा था द जंगल बुक, उसी के प्रेरणा स्रोत इसको माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ी वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जंगली हाथी, बाघ, भालू आदि अनेक जीव पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसमें ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ सीमा के निकट है ये। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और अचानकमार अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ भी जैव विविधता और पर्यटन का आकर्षक केंद्र है। ठीक है, आकर्षण का केंद्र है। नेक्स्ट हम लोग इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे क्या कि इन राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में न केवल वन्य जीवों की सुरक्षा होती है, बल्कि यहाँ जंगल सफारी, इको टूरिज्म, फोटोग्राफी, टूर और शैक्षणिक भ्रमण जैसी गतिविधियों के कारण रोजगार और आय के अनेक अवसर भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग बात किए मध्य भारत के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे पश्चिमी भारत के बारे में। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या कि पश्चिमी भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का पश्चिमी भाग मुख्यतः राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में विस्तृत है। यहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु होने के बावजूद जैव विविधता की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्र स्थित है। ठीक है, इसमें सबसे पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। इसमें आपको लिखना है कि यह भारत का अत्यंत प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। यहाँ के बाघ खुले वातावरण में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ ऐतिहासिक किला और झीलें पर्यटन को और आकर्षक बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे तो रसिका अभ्यारण्य, ये भी राजस्थान में है। इसमें क्या लिखेंगे कि यह भी बाघ परियोजना के अंतर्गत एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है। यहाँ हिरन, नीलगाय, तेंदुआ और कई दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है, इसमें क्या लिखना आपको, यह पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग है जहाँ देसी और विदेशी पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे मेनली आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेगी, पक्षियां। ठीक है, यहाँ पे देसी और विदेशी अनेक प्रकार की पक्षियां पाई जाती है और साथ ही ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में है। इसमें लिखना है कि यह एशियाई सिंहों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। विश्व भर के पर्यटक इन दुर्लभ शेरों को देखने के लिए यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान में मेनली क्या दिखाई देगा आपको, तो एशियाई सिंह। ठीक है, एशियाटिक लायंस, और इसलिए ये विश्व भर के पर्यटन का एक दुर्लभ केंद्र बना है जहाँ पे लोग दूर दूर से शेरों को देखने के लिए आते हैं। पांचवा हम लोग देखेंगे तो कच्छ का वन्य जीव अभ्यारण्य जो भी गुजरात में ही है। यहाँ जंगली गधा, लोमड़ी और प्रवासी पक्षियों का बड़ा समूह देखने को मिलता है। सिक्स है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि यह राज्य का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जहां बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिर से पैराग्राफ चेंज करके आप इस प्रकार से लिखेंगे कि इन राष्ट्रीय उद्यानों ने न केवल वन्य जीव के संरक्षण में योगदान दिया है, बल्कि स्थानीय लोगों को पर्यटन से जुड़े व्यवसाय जैसे गाइड सेवा, होटल, रिजॉर्ट, हस्तशिल्प बिक्री और परिवहन के माध्यम से रोजगार भी प्रदान किया है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे तो पर्यटन में इन अभ्यारण्यों एवं उद्यानों का महत्व। अब क्या महत्व इसका पर्यटन के क्षेत्र में है इन अभ्यारण्य का, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि वन्य जीव पर्यटन का विकास। इन अभ्यारण्यों में बाघ, सिंह, हाथी, बारहसिंगा, भालू, पक्षी आदि जीवों को देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। इससे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का प्रसार हुआ।
तो देखिए सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो बाघ, सिंह, लायंस, ठीक है, हाथी, बारहसिंगा, भालू, पक्षी। तो इन सभी को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से, अलग अलग देश से पर्यटक घूमने आते हैं, जिससे यहाँ की वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को प्रमोशन मिलता है, ठीक है, प्रमोट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्थिक योगदान। तो पर्यटन से प्राप्त आय राज्य सरकारों के राजस्व का प्रमुख स्रोत बन चुकी है। होटल उद्योग, ट्रांसपोर्ट, गाइडिंग, फोटोग्राफी आदि व्यवसाय को बढ़ावा मिला है। फिर हम लोग आगे लिखेंगे क्या, स्थानीय रोजगार सृजन। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पर्यटन उद्योग से जुड़कर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। चौथा है आपका कि पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता। तो पर्यटक इन क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं तो उनमें पर्यावरण और जैव विविधता की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है। पांचवा हम लोग बात करेंगे तो संस्कृति और प्रकृति का मेल। तो इन राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास स्थित जनजातीय क्षेत्र, लोक संस्कृति और परंपरा पर्यटकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण का कारण बनती है। देखिए जहाँ पे पर्यटन स्थापित किया जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान है कहीं पे, उसके आसपास के क्षेत्र जो होते हैं तो उनके लोक संस्कृति, परंपरा, ये सभी चीजें भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती है। नेक्स्ट हम लिखेंगे तो शैक्षणिक एवं अनुसंधान केंद्र। तो ये क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण अध्ययन और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण प्रयोगशालाएं हैं, ठीक है। मतलब कि इन क्षेत्रों का अगर बात करें हम लोग तो ये वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण के बारे में पढ़ना और साथ ही पारिस्थितिकी के क्षेत्र में रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण प्रयोगशाला के रूप में काम करती है, ठीक है, लैब के रूप में काम करती है ये सभी। सातवां हम लोग देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान। इन अभ्यारण्यों के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यावरण प्रेमी और जैव विविधता संपन्न देश के रूप में प्रतिष्ठा मिली है, ठीक है। तो इन्हीं के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण प्रेमी और जैव विविधता संपन्न देश के रूप में पहचान मिली है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे निष्कर्ष इस प्रश्न का। तो भारत के मध्य और पश्चिमी भागों के वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान न केवल जैव विविधता के संरक्षण के केंद्र हैं बल्कि पर्यटन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन स्थलों ने न केवल भारत की प्राकृतिक सुंदरता को विश्व पटल पर उजागर किया है बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाया है। अतः कहा जा सकता है कि ये अभ्यारण्य और उद्यान भारत की पर्यटन धरोहर, आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय संतुलन के त्रिवेणी स्रोत हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो भारत और विश्व स्तर पर हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं और घटकों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी के बारे में उस वीडियो में बताते हैं, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं। ये हॉस्पिटैलिटी का अर्थ, परिभाषा, ये सभी हम पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आपको यहाँ पे सजेशन के लिए या आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे जाकर के डायरेक्टली वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट से भी आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। इसमें उत्तर लिखेंगे क्या कि हॉस्पिटैलिटी शब्द का अर्थ अतिथि सत्कार या मेहमान नवाजी होता है, ठीक है। मतलब कि हॉस्पिटैलिटी शब्द का अर्थ क्या होता है, अतिथि सत्कार या मेहमान नवाजी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो लोगों को स्वागत, रहने, खाने पीने और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन का उद्देश्य इन सेवाओं को योजनाबद्ध, व्यवस्थित और पेशेवर तरीके से संचालित करना है ताकि अतिथि को संतुष्टि और सुखद अनुभव प्राप्त हो। यह उद्योग आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के विस्तार ने लोगों की यात्रा और ठहरने की आवश्यकता को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन की परिभाषा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करने के लिए हम आराम से आपको शॉर्ट में बता के निकल रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर आप लोग देखते नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन की परिभाषा। इसमें लिखेंगे कि हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, ट्रैवल एजेंसी, एयरलाइन और इवेंट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रबंधन, योजना, संचालन और नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। सरल शब्दों में अगर हम लोग हॉस्पिटैलिटी के बारे में लिखेंगे तो हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन वह कला है जिसमें मेहमानों को आराम, सुविधा और संतुष्टि प्रदान करने के लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाता है। हम आगे देखेंगे तो लिखेंगे विश्व स्तर पर हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहला क्या है कि वैश्विक उद्योग के रूप में विकास। तो आज हॉस्पिटैलिटी एक अंतर्राष्ट्रीय उद्योग बन चुका है। अमेरिका, यूरोप, दुबई, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों में होटल, रिजॉर्ट और क्रूज उद्योग बहुत तेजी से विकसित हुए हैं, ठीक है। दूसरा लिखेंगे क्या कि उच्च गुणवत्ता की खोज। तो विश्व स्तर पर हॉस्पिटैलिटी उद्योग का मुख्य लक्ष्य ग्राहक संतुष्टि है। प्रत्येक संस्था अपने अतिथियों को आरामदायक, सुरक्षित और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने पर ध्यान देती है। तीसरा क्या है, तकनीकी नवाचार, मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। इसमें लिखेंगे क्या, ऑनलाइन बुकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, डिजिटल भुगतान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी का उपयोग सेवा को अधिक सुगम और तेज बना रहा है। इसमें लिखेंगे क्या कि विश्व स्तर पर हिल्टन, मैरियट, रेडिसन, हयात, ताज, ओबरॉय, IHG जैसी होटल चेन कई देशों में अपनी शाखाएं चला रही है। यह ब्रांड आधारित हॉस्पिटैलिटी संस्कृति को बढ़ावा देती है, ठीक है।
मतलब कि कुछ प्रमुख यहाँ पे होटल्स हैं, जैसे हिल्टन, मैरियट, रेडिसन, हयात, ताज, ओबरॉय, ठीक है। ये सभी विश्व स्तर पर होटल चला रही है अपनी कंपनी के नाम से, और यह ब्रांड आधारित हॉस्पिटैलिटी संस्कृति को बढ़ावा देती है, ठीक है। पांचवा हम लोग बात करेंगे तो कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता। तो हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रशिक्षित स्टाफ, मैनेजर और ग्राहक सेवा का अनुभव अत्यंत आवश्यक है। इसलिए विश्व स्तर पर होटल मैनेजमेंट संस्थाओं की संख्या बढ़ी है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि ग्राहक की संतुष्टि के लिए सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से की जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रशिक्षित स्टाफ, मैनेजमेंट और ग्राहक सेवा को अनुभव बनाने के लिए, तो इसमें क्या होता है कि प्रशिक्षित स्टाफ, मैनेजमेंट, ग्राहक सेवा को बहुत अच्छे से अनुभव और अत्यंत आवश्यक। तो देखिए क्या है कि हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रशिक्षित मैनेजमेंट, स्टाफ, इन सभी का जरूरत पड़ता है ताकि वो ग्राहक की सेवा के और उनके अनुभव को संतुष्टि प्रदान कर सके, ठीक है। तो इसलिए विश्व स्तर पर अभी क्या चल रहा है, होटल मैनेजमेंट की संस्थाएं चल रही है। वहाँ पे आपको सारा कुछ सिखाया जाता है कि कैसे सिस्टमेटिक ढंग से इन सभी चीज़ों का यूज किया जाता है। छठा हम लोग बात करेंगे तो सांस्कृतिक विविधता का सामान। तो अतिथियों की पृष्ठभूमि, संस्कृति और पसंद के अनुसार सेवाएं दी जाती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समझ और सौहार्द बढ़ता है। सातवां है ग्राहक अनुभव पर केंद्रित उद्योग। तो आज हॉस्पिटैलिटी केवल भोजन और ठहरने तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और यादगार अनुभव प्रदान करने पर केंद्रित है। आज के बारे में अगर हम लोग बात करें आज के टाइम में, तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट केवल भोजन और ठहरने का जगह देने के लिए ही नहीं है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए भी कार्य कर रही है। आगे हम लोग देखेंगे तो हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन के प्रमुख घटक। अब इसके घटक क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला क्या है, होटल एवं लॉजिंग। तो यह घटक अतिथियों को ठहरने, खाने और आराम की सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस और स्टार होटलों का संचालन शामिल है। दूसरा हम लोग बात करेंगे इसके घटक के बारे में, तो दूसरा क्या है, फूड एवं बेवरेज सर्विसेज, ठीक है। फूड एवं बेवरेज सर्विसेज, इसमें लिखेंगे क्या, यह उद्योग का सबसे बड़ा भाग है जिसमें रेस्टोरेंट, कैफे, बार, फूड ट्रक और केटरिंग सेवाएं आती है। तीसरा हम लोग लिखेंगे ट्रैवल एवं टूरिज्म। तो यात्रा, टिकट बुकिंग, गाइड सेवा, ट्रैवल एजेंसी और पैकेज टूर की व्यवस्था हॉस्पिटैलिटी का आवश्यक हिस्सा है। चौथा इवेंट मैनेजमेंट। तो शादी, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग और सांस्कृतिक आयोजनों की योजना और प्रबंधन इस घटक के अंतर्गत आता है, ठीक है। पांचवा हम लोग बात करेंगे तो मनोरंजन और अवकाश सेवाएं। इसमें लिखेंगे कि इसमें क्रूज टूरिज्म, स्पा, एडवेंचर स्पोर्ट्स, अम्यूजमेंट पार्क और फिल्म पर्यटन शामिल है, ठीक है। सिक्स का बात करेंगे तो हाउस कीपिंग और फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट। इसमें लिखेंगे क्या क्या, अतिथियों के स्वागत, कमरों की सफाई और आरामदायक वातावरण की देखभाल का कार्य इन घटकों के अंतर्गत आता है। बात करेंगे हम लोग सातवां तो मार्केटिंग और ग्राहक संबंध, ठीक है। मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशंस, इसमें क्या लिखना है आपको कि ग्राहकों को आकर्षित करने, सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करने का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। मार्केटिंग और ग्राहक संबंध के बारे में संबंध के अंतर्गत हम लोग इस प्रश्न का निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, तो निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे। इसमें लिखना है कि भारत और विश्व दोनों स्तर पर हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन एक तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है। यहाँ केवल मेहमानों की सेवा भर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने वाला क्षेत्र बन चुका है। भारत में जहां यह परंपरा और संस्कृति से जुड़ा है, वहीं विश्व स्तर पर यह पेशेवर प्रबंधन, तकनीक, नवाचार पर आधारित है। अतः कहा जा सकता है कि हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन आज मानव सभ्यता की उस कला का प्रतीक है जो लोगों को आराम, विश्वास और सम्मान प्रदान करते हुए आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का माध्यम बन चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भी आंसर लिखना है, निष्कर्ष एक बार आराम से पढ़ लीजिए ताकि किसी प्रकार से आपसे मिस्टेक ना हो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ आएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपसे समझ आएगा। बाकी का जो इस वीडियो में क्वेश्चन रह रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आज हम लोग इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस को कवर किए, और बाकी और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है कि भारत और विश्व स्तर पर हॉस्पिटैलिटी प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं और घटक का विश्लेषण करें। जो ये क्वेश्चन हम आपसे आप लोग का करवा दिए, ठीक है। दूसरा है क्या कि भारत एवं मध्य पश्चिमी भाग में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों का पर्यटन में महत्व स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन आपका इस वीडियो में हो गया है, ठीक है। अब बच रहा है 3, तो ये भी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।